हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिप्लोमेसी ऑफ यूपीएससी। लास्ट वीडियो में हमने इकोनॉमी को कंप्लीट कर लिया था एंड इन दिस वीडियो वी आर स्टार्टिंग द इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, एक और स्ट्रैटेजी की वीडियो मैंने बनाई थी दैट इज़ अबाउट कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर IBACIO एग्ज़ाम। ठीक है, अलॉन्ग विथ यूपीएससी कि यूपीएससी में हमने जितनी मेहनत की है उसमें कैसे एडिशनल एफर्ट्स डाल के विथ रिवीजन विथ थोड़ा एक्स्ट्रा कंटेंट को कंज्यूम करना, हम कैसे मिनिमम एफर्ट्स में मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करके एक बहुत अच्छी जो बैकअप अपॉर्चुनिटी है आईबी के एग्ज़ाम के लिए, उसके लिए हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। सो उससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया था एंड आई हैव शेयर्ड माई वैल्यूएबल इनसाइट्स। इफ़ यू लाइक द वीडियो डू गिव अ थम्स अप। और आपने अगर अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर देखो, इधर इन द लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन और यू कैन फाइंड इन द चैनल इटसेल्फ। ठीक है, इसके अलावा आज हम इस इंटरनेशनल रिलेशंस को शुरू करेंगे और इसको हम इसी टॉपिक में कंप्लीट कर लेंगे। आज है 13th ऑफ दिसंबर। ठीक है, एंड इफ़ यू हैवेंट फिल द फॉर्म फॉर आईबी, 2 दिन और बचे हुए हैं, आप उसको कंप्लीट कर लो एंड डू नॉट मिस। इवन इफ़ अगर आपका प्रिपरेशन इनकम्प्लीट भी है फिर भी मैं बोलूँगा कि आप अपना एलिजिबिलिटी चेक करो और अगर एलिजिबिलिटी आपका सही है आप एग्ज़ाम का फॉर्म भरो एंड डू विद द एग्ज़ाम। कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा, है ना। एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। एंड जो स्टेज फियर है, स्टेज फियर ये कहीं ना कहीं दूर तो होता है भाई, क्योंकि एक बार जब आप पहली बार डायरेक्टली प्रीलिम्स में बैठोगे उसमें जो आपके अंदर नर्वसनेस रहेगी, उसके अलावा जो दूसरे सिनेरियो उसमें आप तीसरे या चौथे बार आपको एग्ज़ाम देने सेंटर पे जा रहे हो, भले वो दूसरा एग्ज़ाम है लेकिन फिर भी स्टेज फियर जो होती है वो रिलेटिवली कम हो जाती है इन कंपैरिजन टू द सेकेंड फेज। ठीक है, सो आपने तो फॉर्म फिल नहीं किया है तो अभी 15 तक आई थिंक टाइम है, डू फिल द फॉर्म। और कल एक वीडियो आएगा एंड दैट विल बी कि हम यूपीएससी प्रिपरेशन के साथ CSIR CASE, ठीक है, इसका भी फॉर्म रिलीज़ हो चुका है और इसके साथ हम यूपीएससी का प्रिपरेशन को कैसे कोलैबोरेट करके दोनों को साथ मैनेज करके मिनिमम एफर्ट्स में मैक्सिमम आउटपुट के लिए ट्राई कैसे कर सकते हैं। और अगर आप देखो तो आईबी से ज़्यादा जो ओवरलैपिंग है वो CSIR में है, तो कल हम इसे बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। सो इफ़ यू वांट यू कैन सी दैट वीडियो। ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक है ये ईरान से रिलेटेड है, इंटरनेशनल रिलेशन, एंड दिस कम्स अंडर द GS पेपर 2 का पोर्शन एज वेल एज अगर आपको ऑप्शनल PSIR है उसके लिए भी ये वाला जो सेक्शन है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा हम प्रीलिम्स की बात करें तो पिछले 2-3 सालों में इसका यूटिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है एंड यू कैन एक्सपेक्ट 5 to 6 क्वेश्चंस इन प्री एज वेल एज मेंस में। तो ये इम्पॉर्टेंट है ही, GS पेपर 2 का पार्ट है ये, तो इसका कोरिलेशन हमें इकोनॉमी में मिलता है, उसके अलावा पॉलिटी में मिलता है। अगर इंडिविजुअली भी बात करें तो ये 50 मार्क्स के अराउंड क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज हर एक साल इससे पूछा जाता है। सो बिल्कुल भी निगलेक्ट करने वाला टॉपिक नहीं है और अगर आपको ऑप्शनल PSIR है तब तो बिल्कुल ही मत करना। ठीक है, तो जो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है डैट इज़ ईरान से रिलेटेड है कि जो महिसा अमीनी की प्रोटेस्ट हुई थी, उनकी डेथ के बाद जो महिसा अमीनी के रिलेटेड प्रोटेस्ट हुई थी, एंटी हिजाब प्रोटेस्ट, उस इंसिडेंट को 8 साल बीत चुके हैं। उसके बाद काफ़ी वायलेंस हुआ ईरान में, लगा कि एक नया रिवॉल्यूशन जो ईरानियन रिवॉल्यूशन लास्ट पर आया था जिससे इस्लामिक रिवॉल्यूशन भी हम उसे कहते हैं, सो उसी के संदर्भ में हमें लग रहा था, बहुत लोगों को लग रहा था कि ये सेकेंड रिवॉल्यूशन का चांस बन रहा है, बट ऐसा नहीं हो पाया। अल्टीमेटली जो वहाँ की गवर्नमेंट है उन्होंने क्वैट डाउन किया प्रोटेस्ट को, हंड्रेड्स ऑफ लोगों की डेथ हुई, ये बैकग्राउंड था। ठीक है, सो ईरान रूलर्स हैव इंटेंसिफाइड अ क्लैम्पडाउन ऑन डिसेंट 1 year since the death in the police custody of महसा अमीनी। इंसिडेंट क्या था, इशू क्या था, वो ये था कि ये जो लेडी है महसा अमीनी, अभी तो इनकी डेथ हो चुकी है, ये इस्तांबुल, आई थिंक इस्तांबुल ही था ना, नहीं इस्तांबुल नहीं था, तेहरान जो इनका कैपिटल है, तो तेहरान में ये अपने फैमिली के साथ जा रही थी और वहाँ की जो मोरालिटी पुलिस मतलब एक ऐसे तरीके की पुलिस है ईरान में
जो ये चेक करती है कि जो महिलाओं का ड्रेस कोड है, जो फीमेल का ड्रेस कोड है, ये मैच कर रहा है इस्लामिक लॉ को या नहीं, शरिया को ये कंप्लाई कर रहा है या नहीं। और अगर ये नहीं करता है तो फिर ये काफ़ी ब्रूटल तरीके से उसको इन्फोर्स कराती है। तो जब महसा अमीनी को ऐसा बताया जाता है कि वो अपने फैमिली के साथ तेहरान की सड़कों पे घूम रही थी, और हुआ क्या कि वो अच्छे से उन्होंने हिजाब या अबाया को कवर नहीं किया था और उनके हेयर्स से कुछ पार्ट्स दिख रहे थे, ठीक है। उसी के लिए जो मोरालिटी पुलिस है, उन्होंने महसा अमीनी को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस कस्टडी में इनकी मौत हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि इनको काफ़ी ब्रूटली अटैक किया गया था बाय द पुलिस ऑफिसर्स। उसके बाद बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए और ये वर्स्ट पॉलिटिकल टर्मोइल है जो मैंने आपको बताया 1979 का जो इस्लामिक रिवॉल्यूशन था उसके बाद, ठीक है। तो वही मोरालिटी पुलिस ने अरेस्ट किया था 22 ईयर्स ओल्ड महसा अमीनी को तेहरान में, और एलिगेशन उनके ऊपर ये था कि उन्होंने वॉयलेट किया था ईरान का मैंडेटरी इस्लामिक ड्रेस कोड, और उस इस्लामिक ड्रेस कोड में जो हेयर का एक भी पार्ट महिलाओं का विजिबल नहीं होना चाहिए, ये हराम होता है अकॉर्डिंग टू देयर इस्लामिक ड्रेस कोड, ठीक है। देन दे टुक हर टू द पुलिस स्टेशन वेयर शी स्लिप्ड इनटू कोमा। ऐसा पुलिस द्वारा बताया गया कि महसा अमीनी खुद स्लिप हुई थी और उसके बाद वो कोमा में चली गई, बट ऐसा था नहीं। 3 days लेटर क्या होता है, शी डाइड इन द हॉस्पिटल। महसा अमीनी की फैमिली के द्वारा ये कहा गया दैट शी हैज़ बीन किल्ड बाय द ब्लोज ऑन हर हेड एंड लिम्स एंड द अथॉरिटी सेड कि उनको एग्जिस्टिंग मेडिकल प्रॉब्लम्स थे। इनकी डेथ के बाद वाइड स्प्रेड एंगर, प्रोटेस्ट, एंटी गवर्नमेंट रैलीज, ये सारे जो हिजाब के मैंडेटरी रूल के अगेंस्ट में थे वो था। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने वायलेंस किया, ठीक है। एंटी हिजाब प्रोटेस्ट भी हुए, बहुत महिलाओं ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, अपने हिजाब को वो सड़कों पर फेंक रही थी। उसके बाद ब्रूटल क्रैकडाउन किया गया। अगर आप इमेजेस देखोगे तो काफ़ी दर्दनाक है, ठीक है। उसमें भी हंड्रेड्स ऑफ लोगों की डेथ हुई। तो ये पूरा सिनेरियो था। मोरालिटी पुलिस से बात करें तो इसको दस्ते इरशाद भी कहा जाता है वहाँ के लैंग्वेज में, ठीक है। अब वहाँ का लैंग्वेज उर्दू में इसे कहा जाता है या फिर पश्तो में कहा जाता है, वी डू नॉट नो। उर्दू तो खैर इंडिया का लैंग्वेज है जिसको पाकिस्तान ने अडॉप्ट कर लिया है, तो मोस्ट प्रोबेबली पश्तो या अरेबिक में से ही कोई लैंग्वेज होगा, उसमें इसको दस्ते इरशाद कहा जाता है, ठीक है। इट हैज़ द ट्रांसलेट ऑफ गाइडेंस पैट्रोल्स, ठीक है। इट इज़ ए यूनिट ऑफ ईरान पुलिस established under the former hardline president Mahmoud Ahmad Jinnah. It is supervised by the supreme leader Ayatollah Khamenei, and however the elected government has say in their activities through the interior ministry. इसमें both women and the men are the officials and they are the part of the morality. उनका फंक्शन प्राइमरली तो हिजाब का इन्फोर्समेंट होता है। अलॉन्ग विद दैट दे ऑल्सो सीज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द अदर रूल्स जो कि पब्लिक अपीयरेंस और कंडक्ट पे होते हैं, ठीक है। जो भी वहाँ के जो रूल्स हैं अपीयरेंस से लेकर के पब्लिक अपीयरेंस को लेकर के, उनके भी इम्प्लीमेंटेशन को कौन देखता है, दिस मोरालिटी पुलिस ऑल्सो नोन एज दस्ते इरशाद, ठीक है। लेट मी गिव इट अ स्टार। यहाँ पर आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है डेट व्हाट इज दस्ते इरशाद, डू रिमेंबर, ठीक है। 2010 में क्या हुआ था कि ईरान मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड द इस्लामिक गाइडलाइंस इशूड अ टेम्पलेट फॉर सुटेबल हेयर कट फॉर मेंस। तो ये सिर्फ और सिर्फ हिजाब नहीं देता है, यहाँ पर आप देखो कि ये हेयर कट ऑफ मेन इसको भी इम्प्लीमेंट करता है कि ये जो हेयर कट है सूटेबल हेयर कट है इसका भी इम्प्लीमेंटेशन किया जाए और बहुत ज़्यादा वेस्टर्न इन्फ्लुएंस इस्लामिक कल्चर पे ना पड़े, ठीक है। मोरालिटी पुलिस वेयर टास्क फॉर द इन्फोर्समेंट एट सैलून्स, ठीक है। ईरान इन 1 year सिंस महसा अमीनी प्रोटेस्ट इरप्टेड। तो सबसे पहले तो ईरान की गवर्नमेंट ने क्या किया कि क्रैकडाउन करने का ट्राई किया, ठीक है। पर जब वो बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पा रहा था क्योंकि प्रोटेस्ट जो थे वो रेगुलरली बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, इवन वहाँ पर डेथ्स भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। महसा अमीनी का तो एक डेथ था, बट उससे अगेंस्ट में जो प्रोटेस्ट हो रहे थे उनके सपोर्ट में, उनके डेथ के अगेंस्ट में और महसा अमीनी के सपोर्ट में जो प्रोटेस्ट हो रही थी उसमें फिर हंड्रेड्स ऑफ डेथ हुए, बट जितने डेथ हो रहे थे प्रोटेस्ट उतना बढ़ रहा था। सो फॉर दी सेक ऑफ रिलीविंग फ्रॉम द सिचुएशन वहाँ से मोरालिटी पुलिस को सबसे पहले ख़त्म कर दिया गया, बट नाउ उनका रीअपियरेंस हमें दिख रहा है।
मोरालिटी पुलिस लार्जली वैनिश फ्रॉम द स्ट्रीट्स आफ्टर द डेथ ऑफ महसा अमीनी इन द कस्टडी, बट जैसे प्रोटेस्ट ने मोमेंटम लूज किया ये वापस से सड़कों पे दिखने लगी. Authorities installed surveillance camera to identify and enforce penalties against the women who are not wearing the veils. Veils का मतलब पर्दा होता है, ठीक है. Veils is as one of the principle of Islamic Republic. Authorities described the veils as one of the principle of Islamic Republic. तो जो पर्दा करना है वो इस्लामिक रिपब्लिक जो ईरान है उसके हिसाब से मैंडेटरी है. इट ऑर्डर्ड फॉर बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर टू डिनाई एनी सर्विसेज टू वुमेन जो इस तरीके के पर्दा करके नहीं आती है. सो ये कंसेप्ट जो व्हील्स है इसे याद रखना. हो सकता है कहीं ना कहीं एथिक्स में फेमिनिज्म को लेकर के अगर कोई क्वेश्चन आ जाए या फिर वुमेन्स राइट ह्यूमन राइट्स को लेकर क्वेश्चन आ जाए तो आप एग्जाम्पल में इसको कोट कर सकते हो, ठीक है. प्रपोजल फॉर लॉन्गर प्रेजेंट टर्म. Many Iranians saying that the number of unveiled women continue to grow. Parliament considering the longer prison terms कि जो भी महिलाएं अगर इस तरीके से पर्दा नहीं करती है तो उनको लॉन्गर प्रेजेंट टर्म्स मिले. दैट मीन्स उनको जेल में काफ़ी लंबे समय तक जाने दिया जाए. इन सारे डेवलपमेंट्स को देख कर आपको क्या लग रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने जो सैंक्शंस लगाए हैं ईरान पे वो हटने वाले हैं? आई वुड डेफिनेटली से नो. अगर आप इतने ज़्यादा ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस करोगे, आप इतने ज़्यादा महिलाओं को अधिकार नहीं दोगे तो आपके ऊपर से सैंक्शंस कैसे हटेंगे, ठीक है. सो ईरान नीड टू थिंक वो कितने दिन आइसोलेटेड रहेगा पूरे वर्ल्ड से, ठीक है. रिस्पॉन्स ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज़ में बात करें तो वेस्टर्न कंट्रीज़ ने न्यू सैंक्शंस इम्पोज किया था. डजन्स ऑफ ईरान ऑफिशियल्स को अपने उनको जो वीज़ाज मिलता था उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था और इन तरीके से ईरान को एक तरह से आइसोलेट करने का प्रयास जो पहले से चलते आ रहा था उसको और ज़्यादा बढ़ाया गया था, ठीक है. नाउ सेकेंड टॉपिक जो है हमारा वो लिबिया में जो फ्लड आया था उससे रिलेटेड है. सो मेनी पीपल डाइड एंड थाउजेंड वेन मिसिंग आफ्टर द डिवास्टेटिंग फ्लड दैट स्वेप्ट थ्रू द लिबियन पोर्ट सिटी ऑफ डरना. तो लिबिया के पोर्ट सिटी का नाम क्या है? डरना. उसमें कैटास्ट्रोफिक फ्लड दैट मीन्स कि भयानक फ्लड आया था, उसमें काफ़ी लोगों की डेथ हुई. एंटायर नेबरहुड डिसअपियर्ड इनटू द सी. अ ह्यूज सुनामी लाइक टॉरेंट ऑफ वाटर स्वेप्ट थ्रू द सिटी. ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ डरना की बात करें सो दिस इज लिबिया का छोटा सा मैप. ये अपर पोर्शन है, ठीक है. ये लिबिया हो गया. यहाँ पर आपका इजिप्ट हो जा रहा है, यहाँ पे इजराइल है, यहाँ पे वेस्ट बैंक, यहाँ पे गाज़ा, ठीक है. यहाँ पे फिर ईरान स्टार्ट हो जाता है आपका. तो ये मैप को आप सिंबलाइज करो. यहाँ पे ये मेडिटेरेनियन सी है और यहाँ से आपका स्वेज कैनाल पास हो रहा है. दिस इज़ योर लिबिया. और यहाँ पर जो एरिया है दिस इज़ योर डरना जहाँ पे फ्लड आया है, ठीक है. दिस इज़ योर डरना जहाँ पे फ्लड आया. अब आपको लोकेशन क्लियर हो. So Derna is the port city in the eastern of Libya. It is located in the Mediterranean coast between Benzai and Tobruk. इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है बट यहाँ पर आप इसका बस लोकेशन याद रखना that it has a coast from the to the Mediterranean Sea. It is also located at the eastern ends of the Jabal Athkar or the Greens Mountains. So what is the reason behind the catastrophic damage to Derna? सबसे पहले तो एक्सट्रीम वेदर. बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम रेनफॉल हुई 2 दिनों के अंदर में. 150 mm की 150 mm की रेनफॉल हुई तो वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है. इंडिया के लिए भी बहुत ज़्यादा है. तो फिर ये तो आपका इजिप्ट के बगल में है तो आप समझ लो कि अफ्रीका का कंट्री है तो वहाँ पर डेजर्ट्स भी बहुत ज़्यादा हैं. सो उन कंडीशंस में भी ये है वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरीके से डिज़ाइन नहीं है. द रेन्स वेयर अकम्पेन्ड बाय द स्ट्रॉन्ग विंड्स जिसका स्पीड भी बहुत ज़्यादा था. वहाँ पर एक स्ट्रॉम आया दैट इज़ बाय द नेम डैनियल. उसकी वजह से भी जो वाटर है वो काफ़ी स्ट्रॉम के द्वारा लाया गया और इसका जो है कोस्ट ये भी मेडिटेरेनियन सी से लगता है. डैट मीन्स और भी ज़्यादा वल्नरेबिलिटी इस कंट्री का इस सिटी का बढ़ गया. फॉर्म्ड इन ग्रीस द स्ट्रॉम इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग फ्लड्स एंड डेथ इन स्पेन, टर्की एंड बल्गेरिया. तो स्ट्रॉम दैट इज़ ऑफ द नेम डैनियल. सो डैनियल स्ट्रॉम पर अगर आप बात करो सो इसमें आप एक चीज़ याद रखना कि सिर्फ ये लीबिया से एसोसिएटेड नहीं है. इसकी वजह से स्पेन में भी काफ़ी डिस्ट्रक्शंस हुई हैं, टर्की में भी हुई है एंड बुल्गारिया में भी हुई है. सो बिफोर रीचिंग द लिबिया डैनियल ट्रांजिशन इनटू
व्हाट इज़ नोन एज मेडिकेन, और ये ट्रॉपिकल लाइक साइक्लोन है विच इज़ ओरिजिनली फॉर्म ओवर मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, सो जब तक ये स्टॉर्म डैनियल दूसरे कंट्रीज़ में थी जो कि यूरोप की कंट्रीज़ है, स्पेन, टर्की एंड बुल्गारिया, ये जब तक लीबिया पहुंचती है ये अपना एक ट्रॉपिकल साइक्लोन सा फॉर्म ले लेती है और उसका नाम हो जाता है मेडिकेन। ठीक है, मेडी कहाँ से आया? दिस कम्स फ्रॉम द वर्ड मेडिटेरेनियन सी। द स्टॉर्म बिकेम स्ट्रॉन्गर एज इट ड्रो एनर्जी फ्रॉम द एबनॉर्मली वार्म वाटर्स। मेडिटेरेनियन हैज़ बीन 2-3 डिग्री सेल्सियस वार्मर दैन दिस ईयर। ठीक है, तो इस साल जो मेडिटेरेनियन का टेम्परेचर को ऑब्जर्व किया गया है, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल 2-3 डिग्री से ऊपर ही सही टेम्परेचर रहा है। उसकी वजह से ट्रॉपिकल साइक्लोन लाइक कंडीशन डेवलप हुई और फिर जो मेडिकेन है ये डेवलप हुआ। मेडिकेन्स आर नोन टू बी द वीक स्टॉर्म्स दैट डू नॉट लाई लॉन्गर बट हायर सी सरफेस टेम्परेचर हेल्प देम टू बिकम स्ट्रॉन्गर एंड लास्ट लॉन्गर। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि किस तरीके से जो विंड है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर ट्रैवल करती है। ठीक है, सो जब भी आपका कोई भी सरफेस, मान लो ये अर्थ का सरफेस है, ये जितना ज़्यादा वार्म होगा, ये जितना ज़्यादा वार्म होगा उतना ज़्यादा हाई प्रेशर होगा। ठीक है, सो विंड्स क्या करेंगी? विंड्स यहाँ से एस्केप करना चाहेंगे, है ना? तो विंड्स यहाँ से एस्केप करना चाहेंगे, बट आफ्टर ऑल जब ये लो प्रेशर वाले रीजन में पहुँचेंगी तो उसके बाद तो ये हाई प्रेशर ऊपर है नहीं, यहाँ पे तो और लो ही प्रेशर होते जा रहा है, ऊपर में टेम्परेचर धीरे धीरे और ज़्यादा कम हो रहा है, तो फिर ये वापस ससीड करना चाहेंगी। फिर इसी मूवमेंट की वजह से जब यहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, दिस गिव राइज टू ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, दिस इज द मैकेनिज्म। ठीक है, सो मेडिकेन्स आर नोन एज द बीट स्टॉर्म, बट जैसे जैसे सरफेस का टेम्परेचर बढ़ता है ये स्ट्रॉन्गर हो जाती है एंड लॉन्गर हो जाती है। It is unloaded excessive rainfall over the northeastern Libya, where the rain flowing from the mountainous terrain overwhelmed dam. Next reason which is responsible is the vulnerable geography of Darna. ठीक है, सो geography very important role play करता है कि आपके रीजन में या तो फ्लड्स आ रही है या फिर ड्रॉट्स आ रहा है या फिर साइक्लोन्स आ रहे हैं, थंडर स्टॉर्म्स आ रहे हैं। ठीक है, ये जितने भी कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स होते हैं जिसमें लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, लाइफ एंड प्रॉपर्टी का जो डिस्ट्रक्शंस होता है उसमें ज्योग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। लिबर्टी तो नहीं बट लाइफ एंड प्रॉपर्टी क्या। ठीक है, सो डरना की बात करें, सो इट इज सिचुएटेड एट एंड ऑफ वैली बाइसेक्टेड बाय द रिवर डरना। वादी डरना ये रिवर का नाम है। ठीक है, रीजन का नाम क्या है? डरना, और रिवर से जो बाइसेक्ट हो रहा है ये रीजन दैट इज वादी डरना। And Wadi Darna is the seasonal river that flows from mountain to the south towards the sea, and it is normally protected from flooding by dams. So कुछ तरीके से हम लोग अगर इसका ज्योग्राफी ड्रॉ करना चाहें, so this is hill. ठीक है, यहाँ पर आपका somewhere it is the city of Darna, और जिस तरीके से ये बता रहे हैं कि Wadi Darna, which is the river that flows from mountain to the south. So somewhere like this इसका Wadi Darna का river का flow होगा. So this is your river. So इस वजह से और फिर इस साइड में इसका मेडिटेरेनियन सी है। So इस तरीके से इसका ज्योग्राफी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, और ये भी एक रीज़न है कि वहाँ पर इतने कैटास्ट्रोफिक फ्लड्स आए। क्रम्बलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, द कंट्री हैज़ बीन गटेड बाय अ वॉर बिटवीन टू राइवल फैक्शंस फॉर मोर दैन अ डेकेड। तो जो भी कंट्री वॉर में होती है तो उसका इंफ्रा तो ख़राब हो ही जाता है। आज इंडिया इतना ज़्यादा ग्रोथ इसलिए दिखा पा रहा है बिकॉज वो अपने इंफ्रा पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर पा रहा है। बट जस्ट इमेजिन कि कल को चाइना हम पे अटैक कर देता है तो फिर उस कंडीशन में क्या होगा? पाकिस्तान नहीं, उसको आप उस लिस्ट से हटा दो, उसकी इतनी अब हैसियत नहीं बची। तो अगर चाइना अटैक कर देता है तो क्या हम अपने रोड्स, रेलवेज, पोर्ट्स, इन सभी में जितना हम इन्वेस्ट कर पा रहे हैं इतना हो पाएगा? एब्सोल्युटली नॉट। एट प्रेजेंट हमारा 75 बिलियन यूएस डॉलर का डिफेंस बजट है, इसमें से भी मेजॉरिटी हमारा जाता है पेंशन्स एंड सैलरीज देने में। सो अगर हमें तो अल्टीमेटली इसको बढ़ाना पड़ेगा। इफ़ यू वांट टू मीट आवर वार नीड्स, क्योंकि हम जंग तो हार नहीं सकते हैं,
उस कंडीशन में क्या होता है, पैसे डाइवर्ट होंगे, वो पैसे कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर के फंड्स में से कटेंगे। सो क्रम्बलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि ये जो रीजन है लीबिया का, ये पूरा कंट्री ही वॉर से ग्रसित है बिटवीन द टू राइवल फैक्शंस मोर देन अ डेकेड। ठीक है, इन द टस्टल ऑफ पावर फोकस ऑन द सोशियो इकोनॉमिक एरियाज इंक्लूडिंग द मेन स्ट्रीम एंड डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको बैक बर्नर किया गया। सो इन सारे रीजन्स की वजह से ये हमें कैटास्ट्रॉफिक फ्लड देखने को मिला। हमें क्या याद रखना है, तो सबसे पहले इस मैप को हम दोबारा देख लेते हैं। ये हो गया आपका लीबिया, ठीक है, दिस इज योर मेडिटेरेनियन सी, यहाँ पर आपका हो गया इजिप्ट, ठीक है, यहाँ पे फिर आपका इजराइल आ जाएगा, ठीक है, दिस इज योर इजराइल, ये बहुत वेस्ट बैंक, गोलन हाइट्स, फिर यहाँ पर आपका ईरान हो गया। इस तरीके से वेस्ट एशिया का मैप है। डरना जो है वो यहाँ पर सिचुएटेड है इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ लीबिया, ठीक है, और उसका कोस्ट जो है वो मेडिटेरेनियन सी से लगता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल, कैटास्ट्रोफिक फ्लड्स इन डरना और लीबिया। फिर अगर हम नेक्स्ट आर्टिकल पे जाएं, दैट इज़ द न्यूज़ अबाउट द ऑपरेशन अगेंस्ट द आर्मेनियन फोर्सेस इन नगोर्नो काराबाख। तो सबसे पहले तो मैप इसमें दिया हुआ है, इसमें मैप दिया हुआ है। सो सबसे पहले हम इसको देखते हैं, ठीक है। अब आप इस मैप को इमेजिन करने की ट्राई करो। दिस इज योर टर्की, ठीक है, यहाँ पर ईरान है, यहाँ पर रशिया है, यहाँ पर जॉर्जिया है। बिफोर 1991 जिस समय यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन नहीं हुआ था, उस समय दे वर पार्ट ऑफ द वन यूनियन दैट वाज यूएसएसआर, सोवियत यूनियन, ठीक है। उसके बाद जॉर्जिया अलग हुआ, आर्मेनिया, अजरबैजान, ईरान नहीं सॉरी, ये सारे कंट्रीज अलग हुए। सो ये आपका रीजन है नगोर्नो काराबाख का। एट प्रेजेंट ये अजरबैजान में रहता है, बट एथनिकली एंड हिस्टोरिकली ये जो रीजन है नगोर्नो काराबाख का, ये रीजन बिलोंग करता है किसको, इट बिलोंग्स टू द पीपल ऑफ आर्मेनिया। यहाँ पर कन्फ्लिक्ट चल रहा है, और देखिए कन्फ्लिक्ट दो तरीके से हो सकती है। या तो आप किसी रीजन में जितने भी पॉपुलेशन है इसको आप कन्वर्ट कर दो, ठीक है, और कन्वर्ट करके आप, जैसे आर्मेनिया की पॉपुलेशन यहाँ पर रहती है, और आर्मेनिया आर एथनिकली एंड रिलीजियसली इन मेजॉरिटी दे आर क्रिश्चियंस, और अजरबैजान इन मेजॉरिटी आर मुस्लिम्स। सो ये मुस्लिम्स, ये क्रिश्चियंस हैं, एंड अजरबैजान आर मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्री, ठीक है, तो ये मुस्लिम कंट्री है। सो दो तरीके से आप किसी भी रीजन को वो कर सकते हो, आप अपने कंट्रोल में ला सकते हो। या तो आप पूरे पॉपुलेशन को आप कन्वर्ट कर दो, आप सारे क्रिश्चियंस को मुस्लिम में बदल दो, या फिर उस पॉपुलेशन को आप डिस्प्लेस कर दो, ठीक है, या उस पॉपुलेशन को डिस्प्लेस कर दो और अपने लोगों को यहाँ पर सेटल डाउन कर दो। सो अगर हम पहले वाली कंडीशन की बात करें जिसमें कन्वर्जन हो रहा है, सो उसका एग्जांपल हम अपने ही कंट्री से सीख सकते हैं, या फिर अपने नेबरहुड से, या फिर अखंड भारत के पार्ट से, दैट इज योर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ठीक है। यहाँ पर पहला वाला कंडीशन आया कि कन्वर्ट किया गया लोगों को जो रिलीजियस वाइज 1000 ईयर्स बैक कुछ और रिलीजन में थे, मेजॉरली टू द हिंदुइज्म, उनको कन्वर्ट किया गया मुस्लिम्स में, एंड नाउ दे आर दी सेपरेट मुस्लिम कंट्री, ठीक है। बिकॉज आप देखो तो अफगानिस्तान का भी महाभारत में जिक्र होता है, गंधार एंड ऑल। सो उस टॉपिक पर हम अभी नहीं जाएंगे, बट यहाँ पर अगर हम देखें अजरबैजान वाले कंडीशन में, सो यहाँ का जो पॉपुलेशन है आपका, यहाँ से 80% लोग, मोर देन 80% जो पॉपुलेशन है इसको डिस्प्लेस कर दिया गया है, एंड नाउ द पीपल आर ट्रैवलिंग बैक टू आर्मेनिया। और इस रीजन पर अब मेजॉरिटी कुछ आर्मेनियंस बचे हैं और वो फाइट कर रहे हैं अजरबैजान का। इंडिया की बात करें तो वो किसका सपोर्ट कर रहा है, दे आर सपोर्टिंग द आर्मेनियन कॉज, बिकॉज आर्मेनिया के ही थ्रू हमारे जो INSTC है वो क्रॉस करता है, और भी बहुत सारे रीजन्स हैं, और इसी के लिए जो फाइटर एयरक्राफ्ट और भी कुछ वॉर एमिनेशंस है ये इंडिया आर्मेनिया को प्रोवाइड कर रहा है। तो हमें मैप में जानना था कि कौन कौन सा रीजन है, तो मैप में हम दोबारा से एक बार देख लेते हैं। दिस इज आर्मेनिया, अजरबैजान, बीच में ये नगोर्नो काराबाख का रीजन लाइक करता है। एथनिकली यहाँ पर आर्मेनियन के लोग रहते थे, बट अब ये मोर देन 80% जो है वो वापस यहाँ पर अपने दूसरे पार्ट्स ऑफ द कंट्री में लौट चुके हैं। अजरबैजान यहाँ पे कंट्रोल इस्टेब्लिश करना चाहता है, ठीक है, क्लियर है। अब इस टॉपिक पे आते हैं।
Azerbaijan has launched its anti-terror operation in the Nagorno-Karabakh. In the name of this operation, Azerbaijan forces have opened fire to the Armenian positions. Azerbaijan and Armenia, उन्होंने लास्ट वॉर में गया था, 2020 में भी इनके बीच में वॉर हुआ था, अब 2023 में भी इस तरीके की सिचुएशंस बन रही है. टेंशंस इन द साउथ कैसस हैज़ बिन फॉर मंथ्स. ठीक है, इस वाले रीजन को इस नाम से बुलाया जाता है, दैट इज योर कॉकासस कंट्रीज. ठीक है, और ये साउथ में इसलिए साउथ कॉकासस हैव बिन हाई फॉर अ मंथ फॉर द ब्रेक अराउंड द बेकवे इनक्लेव रिकॉग्नाइज इंटरनेशनली एज अ पार्ट ऑफ अजरबैजान. तो ये इंटरनेशनली पार्ट ऑफ अजरबैजान है, बट ये जो पार्ट है एथनिकली आर्मेनियंस का है. सो इसलिए यहाँ पर कन्फ्लिक्ट हो रही है बिकॉज मेजॉरिटी पॉपुलेशन यहाँ आर्मेनियंस ही रहती है, वो आर रिलीजियस वाइज क्रिश्चियन. नगोर्नो काराबाख की रीजन की अगर बात करें, सो इट इज़ अ हाईली माउंटेनियस रीजन. ठीक है, सो माउंटेन से घिरा हुआ ये रीजन है एंड इट इज़ हेविली फॉरेस्टेड लाउंग इन द साउथ ऑफ कॉकासस माउंटेन. ठीक है, फॉर द डिस्प्यूट रीजन, इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से ये वाला जो आपका नगोर्नो काराबाख का रीजन है, इट इज़ नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज अ पार्ट ऑफ अजरबैजान. ठीक है, बट यहाँ पर जो वास्ट मेजॉरिटी है, जो मैंने अभी आपको बताया, ये एथनिक आर्मीनियंस ही है एंड द पॉपुलेशन देयर दे रिजेक्ट द अजेरी रूल. मतलब यहाँ की जो पॉपुलेशन है ये अजरबैजान के भी रूल को एक्सेप्ट नहीं करती है बिकॉज दे आर एथनिकली आर्मीनियंस. 1990 में क्या हुआ था कि अजरबैजान के जो ट्रूप्स है यहाँ पर वायलेंस स्टार्ट हो गया एंड दे वेर पुश्ड आउट ऑफ दिस रीजन. और ये वार के समय ये रीजन से अजरबैजान की जो फोर्सेज है इनको वापस जाना पड़ा था. ठीक है, उस समय से ये जो रीजन है नगोर्नो काराबाख का, ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में है टू द पीपल ऑफ एथनिक आर्मेनियंस. ठीक है, सो 1990 के बाद से क्या कंडीशन बना, 1990 टू 2023, ऑल्दो ये अजरबैजान के ही कंट्रोल में है लॉ के हिसाब से, बट यहाँ पर कंट्रोल किसका आ गया, आर्मेनियंस आ गया. जो यहाँ पे रह रहे हैं उन्हीं का कंट्रोल आया. ठीक है, ओरिजिन की बात करें तो ये डिस्प्यूट का रीज़न क्या था ओरिजिन होने का. इन दी अर्ली 1920s वहाँ पर एक टर्म आता है बोल्शेविक रिवॉल्यूशन. ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वर्ल्ड हिस्ट्री में जाकर के आप इस टॉपिक को पढ़िए बिकॉज ये इम्पॉर्टेंट है. तो बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हुआ रशिया में. ठीक है, सोवियत रूलर्स आए वहाँ पर, फिर वो कम्युनिस्ट रिजीम के अंडर में पूरा रशिया आ गया एंड एस्टैब्लिश दी नगोर्नो काराबाख रीजन एज दी ऑटोनोमस रीजन विथ एथनिक आर्मेनियन मेजॉरिटी. ठीक है, उस समय उस रीजन को इस्टेब्लिश किया गया था विद इन द सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ अजरबैजान, ऑल्दो ये यूएसएसआर के अंडर में था. ठीक है, बट फिर भी इसको एक ऑटोनोमस रीजन रखा गया, इसको एक ऑटोनोमस रीजन की तरह से इसको इस्टेब्लिश किया गया. एज द सोवियत कंट्रोल लूजेंड टूवर्ड्स द एंड ऑफ 1980s, जो अल्टीमेटली 1991 में सोवियत यूनियन का फॉल हो गया. बट फॉल देखो अल्टीमेटली एक टाइम पे तो होता नहीं है, वो विद इन सम 5, 10, 15, 20 ईयर्स अल्टीमेटली जो आपके पावर है, होल्डिंग कैपेसिटी है, वो लूजन अप हो जाती है. सो 1980s से वो जो पावर होल्डिंग कैपेसिटी है यूएसएसआर की, वो कम होती गई और उसकी वजह से वायलेंस एरप्ट हो गया विद द रीजन्स पार्लियामेंट वोटेड टू ज्वाइन आर्मेनिया. ठीक है, during the fighting, ethnic Armenians gained the control of this region. They also pushed the Azerbaijan territory out of the Karabakh. और फिर वहाँ पर बफर जोन हो गया लिंकिंग द काराबाख एंड आर्मेनिया. ठीक है, सो 1990 से आर्मेनियंस यहाँ पे रूल कर रहे हैं. ऑल्दो ये रीजन जो है अजरबैजान के कंट्रोल में आता है, बट फिर 1990 के बाद क्या हुआ, ये बफर जोन के रूप में डेवलप हो गया और यहाँ से कनेक्टिविटी बैठ गया आर्मेनिया के साथ बिकॉज ये उनसे ज़्यादा एसोसिएट करते थे. ठीक है, दैट डी फैक्टो स्टेटस हैज़ नॉट बिन रिकॉग्नाइज्ड एल्सवेयर. इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से ये रिकॉग्नाइज नहीं है, बट एक्चुअली में यही कंडीशन था. इंडिया का पोजीशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू आर्मेनिया एंड अजरबैजान. तो सबसे पहले तो कोई भी स्पेसिफिक पॉलिसी नहीं है. इंडिया डज नॉट हैव एनी स्पेसिफिक पब्लिक पॉलिसी टू द साउथ कॉकासस रीजन लाइक द नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है इंडिया का, उस तरीके से कोई पॉलिसी नहीं है. एट द वेरी सेम टाइम इंडिया का जो रिलेशन है विद द कंट्रीज ऑफ द रीजन सच एज आर्मेनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान, ये ग्रेट कॉन्ट्रास्ट तो शो करता है बट क्लैरिटी अभी भी नहीं है.
रिलेशनशिप विद आर्मेनिया की बात करें तो ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन ये दिसंबर 1995 में साइन किया गया दोनों कंट्रीज के द्वारा, ठीक है। सो इफ द कन्फ्लिक्ट इन द नगोर्नो काराबाख रीजन ये आर्मेनिया पहुंचता है तो फिर ये टेरिटरी, ये जो ट्रीटी है ये प्रोहिबिट करेगा इंडिया को टू प्रोवाइड एनी मिलिट्री एड टू अजरबैजान। और एट प्रेजेंट जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो भी अजरबैजान को सपोर्ट नहीं करती है। ऑल्दो ये ट्रीटी भी यही बोलता है कि अगर आर्मेनिया ये कन्फ्लिक्ट पहुंचेगा तब आप सपोर्ट मत करो अजरबैजान को, बट प्रेजेंट गवर्नमेंट ऐसा भी नहीं कर रही है। आर्मेनिया हैज़ ओपनली सपोर्टेड इंडिया ऑन द कश्मीर इशू, और अजरबैजान बीइंग अ मुस्लिम कंट्री वो हमेशा से सपोर्ट करता है पाकिस्तान का। सो हेनरी किसिंजर की एक फिलॉसफी है, ठीक है, एक बहुत ही फेमस पॉलिटिकल या जियो पॉलिटिकल हम बोल सकते हैं थिंकर रहे हैं कि देर इज़ नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड एनिमीज इन जियो पॉलिटिक्स, ठीक है। हर एक कंट्री को अपना इंटरेस्ट देखना चाहिए और उसी हिसाब से इंडिया को भी अपना इंटरेस्ट देखना चाहिए। आर्मेनिया ने इंडिया को सपोर्ट किया कश्मीर इशू पे, अजरबैजान ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। अब आप मुझे ये जवाब दीजिए कि अजरबैजान जब पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है तो इस इशू में इंडिया को कौन से कंट्री को सपोर्ट करना चाहिए, वेदर आर्मेनिया और वेदर अजरबैजान? एब्सोल्युटली आर्मेनिया ही होगा, और वही अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट कर भी रही है, ठीक है। रिलेशनशिप विद अजरबैजान, इन्वेस्टमेंट हैज़ बीन मेड इन ऑयल फील्ड प्रोजेक्ट्स। इंडिया का प्राइवेट सेक्टर का जो कंपनी है ONGC, ठीक है, उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है, या ऑर्गेनाइजेशन है डिवीज़न बोलेंगे, जो फॉरेन कंट्रीज़ में ऑयल ड्रिलिंग और इसके एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करता है, ONGC विदेश, ठीक है। वो ऑयल फील्ड प्रोजेक्ट्स लिया है अजरबैजान में। ये सब करते रहना चाहिए, बिजनेस कभी नहीं रोकना चाहिए, बट ऐसा भी कंडीशंस बन रहा है, ठीक है। GAIL is exploring the possibility of cooperation in the field of energy. Azerbaijan is important country located in the node of INSTC, ठीक है। इंडिया का डिमांड ये है कि पीसफुल रिजोल्यूशन होना चाहिए कन्फ्लिक्ट का थ्रू डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन विदाउट सपोर्टिंग ईदर इन द पॉजिटिव स्टेप। नेक्स्ट जो न्यूज़ है, इट इज़ अबाउट अ ट्री कटन डाउन। ये 300 साल पुराना ट्री था विच इज़ लोकेटेड इन इंग्लैंड। वो अब फेमस था फॉर इट्स ब्यूटी एंड यूनिक लोकेशन, एंड दैट वाज कट डाउन बाय अ टीनेज बॉय इन इंग्लैंड, ठीक है। उसका नाम क्या है? साइकामोर ट्री। साइकामोर ट्री, उसका खासियत ये है कि वो 2 हिल्स के बीच में लोकेटेड है। समवेयर लाइक दिस उसका प्लेसमेंट किया गया होगा, मतलब उसका प्लेसमेंट होगा कि ये 2 हिल्स है और इसके बीच में एक बहुत ही एंशेंट, या फिर बोल सकते काफ़ी पुराना एक ट्री था, जो इसका एज था 300 ईयर्स, ठीक है। इट वॉज लोकेटेड डिप बिटवीन 2 हिल्स एट अ गैप ऑफ हार्दियन वॉल, और हार्दियन वॉल इज अ ओल्ड स्टोन स्ट्रक्चर दैट इज क्लोज टू द बॉर्डर ऑफ स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड। Sycamore trees can be extremely tall and mature. They reach up to the height of 35 meters. So जो ये ट्रीज की कैटेगरी है दैट इज साइकामोर ट्रीज, वो एक्सट्रीमली टॉल पाई जाती है, और जब वो मैच्योर होती है तो वो 35 मीटर तक की हाइट तक पहुंच सकती है। दे आर कॉमनली फाउंड इन द यूनाइटेड किंगडम एंड हैव सिमिलर लीव्स टू द मैपल ट्री, ठीक है। अ साइकामोर ट्री कैन लिव फॉर एज लॉन्ग एज 400 ईयर्स, मतलब अभी भी इस ट्री का लाइफ काफ़ी ज़्यादा बचा हुआ था। नेटिव टू द सेंट्रल, ईस्टर्न एंड सदर्न यूरोप, इट इज़ बिलीव दैट it is believed to have been introduced to the UK by the Romans in the Tudor era around 1500s, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि ये सदर्न यूरोप, ईस्टर्न यूरोप एज वेल एज सेंट्रल यूरोप में पाई जाती है, बट अगर आप लोकेशन देखो तो समवेयर इट इज़ लोकेटेड यूनाइटेड किंगडम हेयर एंड द यूरोप इज़ हेयर। सो ये काफ़ी नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में है। तो ऐसा माना जाता है कि इसको यूके में लाया गया बाय द रोमन्स अराउंड 1500s। Hardian Wall is a part of the larger UNESCO World Heritage Site and it is also called Frontiers of Roman Empire, ठीक है। सो इस चीज़ को याद रखना, विच इज कॉल्ड द फ्रंटियर्स ऑफ रोमन एम्पायर, दैट इज द हार्दियन वॉल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिलीपींस रिमूव द फ्लोटिंग बैरियर दैट वाज इंस्टॉल्ड बाय द चाइना। So Philippines has removed the floating barrier installed by the China to block the Philippines fishing boats entering into the congested area in the South China Sea. Manila is the capital of Philippines. It says that China has violated its fishing rights with the 300-meter barrier in the Scarborough Shoal. सो देखिए, इश्यूज जो है चाइना का वो हर एक कंट्री के साथ चलते रहता है, जो भी इसके नेबरहुड में।
फिर चाहे वो इंडिया हो, जापान हो, भूटान, फिलीपींस, इंडोनेशिया एंड इवन आप बिलीव नहीं करोगे बट ऑल्सो विथ मंगोलिया एंड रशिया के साथ भी इनका बॉर्डर डिस्प्यूट है। सो जहाँ चाइना है वो उसका वहाँ पे डिस्प्यूट उसके साथ चलता ही है। सो अभी रिसेंटली कुछ महीने पहले चाइना ने अपना ऑफिशियल मैप रिलीज़ किया था, ऑल्दो सो कोई ऑफिशियल दूसरी कंट्री नहीं मान रही है बिकॉज ऑफ द रीजन कि वो हर एक अपने नेबरिंग कंट्रीज़ का जो रीजन है अपने अंदर दिखाता है, इंक्लूडिंग इंडिया जिसमें वो अरुणाचल प्रदेश के जो रीजन्स हैं एज वेल एज भूटान के कुछ पार्ट्स हैं उसको अपने अंडर में दिखाता है, बट दैट इज़ नॉट द केस। एंड सिमिलरली फिलीपींस में भी यही हुआ। सो यहाँ पर क्या हुआ कि एक फ्लोटिंग बैरियर को इंस्टॉल किया गया था चाइना के द्वारा ताकि वो ब्लॉक कर सके फिलीपींस से फिशिंग बोट्स को कि वो कॉन्जेस्टेड एरिया जो साउथ चाइना सी का है जिसमें कि शिपिंग राइट्स है, फिशिंग राइट्स है बोथ चाइना एंड फिलीपींस का, उसको रोका जा सके। फिलीपींस इज़ समवेयर लोकेटेड टू हियर, आप देख सकते हो दिस इज़ दी कंट्री ऑफ फिलीपींस। ये आपका चाइना का यहाँ पर बॉर्डर लगता है, ठीक है। ताइवान इज समवेयर हेयर एंड दिस इज योर साउथ चाइना सी, ठीक है। तो इस रीजन पे दोनों के फिशिंग राइट्स हैं बट चाइना जो है यूनिलैटरली इसको ब्लॉक करना चाहता है ताकि उसको ज़्यादा फिशिंग करने का मौका मिल सके। मनीला विच इज़ द कैपिटल ऑफ फिलीपींस दे से दैट चाइना इज वायलेटेड द फिशिंग राइट्स, ठीक है। फिलीपींस डिफाइड्स द शोल एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फिलीपींस नेशनल टेरिटरी स्टारबोरो शोल, जहाँ पर इस ब्लॉकेड को बैरियर को इंस्टॉल किया गया था। स्टारबोरो शोल इज़ within the 200 nautical miles of the EEZ of the Philippines as defined by the International Maritime Law. इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ क्या कहता है कि आपका जो कंट्रीज का बॉर्डर है, ठीक है, लेट मी ड्रॉ इट फर्स्ट। सो दिस इज योर फिलीपींस और ये चाइना हो गया, ठीक है। तो इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है कि विद इन द रेंज ऑफ 200 नॉटिकल्स माइल, ठीक है, 200 नॉटिकल माइल्स के रेंज में आपका राइट्स होता है कि आप 200 नॉटिकल्स माइल्स में आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है दैट इज नोन एज EEZ, ठीक है। सो ये EEZ जो होता है इसमें आप अपने फिशिंग कर सकते हो, वहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं उनको आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। सो ये इंटरनेशनल लॉ डिफाइन करता है बट चाइना जो है ये इंटरनेशनल लॉ का वायलेट कर रहा है और EEZ दैट इज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो कि फिलीपींस का पड़ता है इन द स्टारबोरो शोल रीजन, उसको वायलेट कर रहा है बाय इंस्टॉलिंग फ्लोटिंग बैरियर्स। ये ऐसा मनीला का कहना है, फिलीपींस का कहना है। चाइना क्लेम्स मोर देन 90% ऑफ द साउथ चाइना सी एंड शी इज़ द शोल इन द ईयर 2012। तो वो शोल को दैट इज़ योर रीजन स्टारबोरो शोल इसको सीज कर लिया है सिंस द ईयर 2012 और बीजिंग दैट इज चाइना क्लेम्स ये उनका पार्ट है एंड रेफर्स द स्टारबोरो शोल एज ह्यूनजान आइलैंड। तो ये पूरा कन्फ्लिक्ट है। अब आप मेरे को एक बात बताओ, आप कभी भी इंडिया का मैप देखना, या तो आप किसी शॉप में चले जाओ वहाँ पे इंडिया का पॉलिटिकल मैप ले लो या फिर आप इंटरनेट पे भी देखो। सो श्रीलंका इज़ ऑलवेज शोन इन द मैप ऑफ इंडिया, बट श्रीलंका तो एक डिफरेंट कंट्री है कि नहीं। भूटान भी है, तो भूटान क्यों नहीं शो होता है, नेपाल नहीं शो होता है बट श्रीलंका शो किया जाता है हमारे मैप में। रीज़न यही है जो मैंने अभी आपको बताया कि श्रीलंका जो कंट्री है वो लाई करता है हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में, वो विद इन 200 नॉटिकल माइल्स आता है। सो उस रीज़न में अगर वहाँ पे वो नहीं होता तो हमारा वाटर होता और वाटर में हमारा एक्सक्लूसिव राइट्स रहता, बट उसके राइट साइड एंड लेफ्ट साइड हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पड़ता है, इसलिए उस कंट्री को हमें दिखाना पड़ता है एज द पार्ट इन आवर मैप। सो ये उसका रीज़न है। साउथ चाइना डिस्प्यूट जो कि बहुत लंबा डिस्प्यूट है। सो साउथ चाइना सी इज़ अ मार्जिनल सी एज द पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशियन एरिया फ्रॉम कारीमाता टू मलाक्का स्ट्रेट। मलाक्का स्ट्रेट इज समवेयर हेयर, ठीक है, एंड कारीमाता इज समवेयर हेयर। सो ये कारीमाता एंड मलक्का स्ट्रेट से लेकर के स्ट्रेट ऑफ ताइवान जो कि यहाँ पर लाई करता है, ताइवान यहाँ पर है और वहाँ पर उससे आगे में स्ट्रेट ऑफ ताइवान लाई करता है। सो इस रीजन को हम लोग साउथ चाइना सी कहते हैं।
South China Sea is the dispute over the territory and sovereignty over the ocean areas in the South China Sea. This also includes the two islands, namely Paracels and Spratly Islands. ठीक है, चाइना उसमें 9 डैश लाइन को इन्वोक करता है एंड जस्टिफाइड कि उनका हिस्टोरिकल राइट्स है इन मोस्ट ऑफ द साउथ चाइना सी. ठीक है, बट उसका जो कन्फ्लिक्ट है ये ताइवान से भी है, मलेशिया, ब्रूनेई, फिलीपींस, वियतनाम, ये सभी अपने अपने राइट्स लेना चाहते हैं और चाइना ये कहता है कि नहीं, सभी मेरा ही है. सो ऐसा जो डिस्प्यूट है वो चलते रहता है. चाइना हैज़ इग्नोर्ड दिस 2016 का ट्राइब्यूनल डिस्कशन दैट डिक्लेयर्ड दैट चाइनाज असर्शन इज़ विदाउट बेसिस, और जो चाइना क्लेम करता मोर देन 90% उसको वॉइड डिक्लेयर किया गया था बाय दिस डिसीजन. 2016 में परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने भी एक अवार्ड दिया था कि चाइना का जो क्लेम है साउथ चाइना सी के ऊपर ये फॉल्स है और ये उसको रिफ्यूट करता है, बट चाइना उसको नहीं मानता है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्प्यूट बिटवीन फिलीपींस एंड चाइना इन द साउथ चाइना सी रीजन. क्लियर है ये टॉपिक? ठीक है. किम जोंग उन, हु इज़ द डिक्टेटर ऑफ नॉर्थ कोरिया, एंड व्लादिमीर पुतिन, हु इज़ द लीडर ऑफ रशिया, वो दोनों मिले, उनका मीटिंग हुआ इन रशिया और उनके बीच में बातचीत हुआ, उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है. तो द लीडर ऑफ नॉर्थ कोरिया एंड रशिया हेल्ड टॉक्स इन द रशिया का फार ईस्ट रीजन, और दिस टॉक्स वेर एम्ड एट डीपनिंग द मिलिट्री, इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल कोऑपरेशन. किसके बीच में? नॉर्थ कोरिया के बीच में एंड रशिया के बीच में. ठीक है. द समिट अंडरस्कोर्ड द ग्रोइंग टाइज बिटवीन द टू आइसोलेटेड लीडर्स इन्वॉल्व्ड इन सेपरेट कॉन्फ्रंटेशन विद द वेस्ट एंड स्पेशली विद द यूनाइटेड स्टेट्स. तो इन दोनों का एक कॉमन एनिमी है, दैट इज़ योर यूनाइटेड स्टेट्स. वेस्ट अगर हम लोग बोलते हैं तो उसमें यूरोप आता है, बट मेजॉरली अगर किसी के साथ दुश्मनी है वो यूनाइटेड स्टेट्स से साथ ही है. ठीक है. ये समिट का एक और सिग्निफिकेंस है कि रशिया जो है वो नॉर्थ कोरिया के एमिनेशंस को बाई करना चाहता है, क्योंकि आप देखो तो रशिया के ऊपर सैंक्शंस लग चुके हैं. उसका अपने तेल को, जो ऑयल है, क्रूड ऑयल है, इसको ही एक्सपोर्ट करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई हो रही है. जो भी कंट्रीज़ ले रहे हैं वो बहुत ही प्रेशर में ले रहे हैं, अपने इंटरेस्ट की वजह से ले रहे हैं. बट जो एमिनेशंस है, आर्म्स एमिनेशन, इसकी ज़रूरत पड़ रही है रशिया को इन दी रशिया यूक्रेन वॉर. बट इस सिचुएशन में एक्सेप्ट चाइना एंड ईरान, कौन से कंट्री एग्री होंगे रशिया को अपने आर्म्स एंड एमिनेशन से सपोर्ट करने में? आई थिंक कोई भी कंट्री नहीं होगा. इसी के लिए टॉक्स चल रही है कि नॉर्थ कोरिया के साथ रशिया डील करना चाहता है जिसमें ये आर्म्स एंड एमिनेशन खरीदेगा फ्रॉम नॉर्थ कोरिया इन द ऑनगोइंग इन्वेजन ऑफ यूक्रेन. एज वेल एज ये जो नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी है ये भी क्रिपल डाउन कर रही है बाय द पैंडेमिक एरा बॉर्डर क्लोजर्स, और उसके बाद जो फूड की सप्लाई है, एनर्जी की सप्लाई है, दोनों में शॉर्टफॉल्स नोटिस किया गया है इन द कंट्री ऑफ नॉर्थ कोरिया. ठीक है. द मीटिंग इज ऑल्सो मूव ऑन द किम्स पार्ट टू डीपन द रिलेशन विथ मॉस्को एंड एंड इट्स कंट्रीज ईयर ऑफ आइसोलेशन. तो धीरे धीरे नॉर्थ कोरिया भी चाह रहा है, जैसे अभी सर रिसेंटली एक मीटिंग हुआ था चाइना के साथ, तो वो अपने रिलेशंस को बढ़ाना चाह रहा है. आइसोलेट अभी भी है और काफ़ी समय तक रहेगा अभी नॉर्थ कोरिया, जब तक वहाँ पे रिजीम चेंज मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगा. बट जब तक नहीं होगा फिर भी वो अपने लाइक माइंडेड कंट्रीज जैसे चाइना, ईरान एंड रशिया, इसके साथ रिलेशंस बढ़ाना चाह रहा है, क्योंकि आइसोलेशन में उसकी इकोनॉमी क्रिपल डाउन कर रही है, फूड एंड एनर्जी क्राइसिस हो रहा है उसके कंट्रीज़ में. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दिस द लेंडर इज ट्राइंग टू काउंटर द प्रेशर ऑफ साउथ कोरिया यूएस जापान ट्राइलेटरल कोऑपरेशन. ठीक है. सो इन सभी कारणों की वजह से इनका मीटिंग हुआ. सो अगर आपको कहीं मेंस में कुछ ऐसा पॉइंट मिलता है, ठीक है, जो यूएस के जो हेजेमनी है या फिर रशिया के आइसोलेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आता है, तो उसमें आप इन मीटिंग्स का भी कोट कर सकते हो. सो दिस इज अबाउट द किम जोंग उन एंड व्लादिमीर पुतिन का टॉक्स इन रशिया. क्लियर है. ईरान एंड यूएस के बीच में प्रिजनर्स एज वेल एज मनी का एक्सचेंज हुआ है, उससे रिलेटेड ये छोटा सा न्यूज़ है. ठीक है. सो डील बिटवीन ईरान to release 7 Americans in exchange to access to 6 billion assets and clemency for 5 Iranian held in US has been successful. ठीक है. सो इस डील के अंडर में क्या है कि ईरान ने 7 अमेरिकन्स जो उनके कस्टडी में थे उनको पकड़ के रखा था, उनको रिलीज़ करने का ऑफ़र दिया है, एज वेल एज 6 बिलियन के जो एसेट्स हैं जो ईरान से यूनाइटेड स्टेट्स में फंसे हुए हैं
और 5 उनके ईरानियन जो यूएस में कैद है उनके बीच में एक्सचेंज है, ठीक है। सो लेट्स मेक इट क्लियर, 6 अमेरिकन्स हैं, ठीक है, वर्सेस $6 बिलियन प्लस 5 ईरानियन। ये ईरान देगा यूएस को, ठीक है, और ये यूएस देगा ईरान को, क्लियर है। सो ये कुल मिलाकर के एग्रीमेंट है। दिस वाज नेगोशिएटेड बिटवीन द यूएस एंड द इस्लामिक रिवॉल्यूशन ऑफ ईरान बिटवीन द पीरियड ऑफ 2 years, और इसको फैसिलिटेट कराया गया है बाय 2 अरब कंट्रीज दैट इज ओमान एंड कतर एंड 1 यूरोपियन कंट्री दैट इज योर स्विट्जरलैंड, ठीक है। सो इट इज़ वन ऑफ द पॉजिटिव स्टेप कि जो डी-एस्केलेशन मेजर्स है बिटवीन द 2 कंट्रीज इसको किया गया है, एंड द रिलीज ऑफ फंड, इससे जो ईरानियन इकोनॉमी है जो इतना क्रिपल डाउन कर रही है विद इन द ईयर्स, इसको भी अपने इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर आने में थोड़ी मदद मिलेगी। और जो इंक्रीज स्टेट करप्शन है, कॉम्पिटेंस है, जो कि यूएस सैंक्शन के द्वारा बढ़ चुका है, और पिछले जो महसा अमीनी वाला केस हुआ उससे बाद तो वेस्ट और यूनाइटेड स्टेट्स से सैंक्शन और ज़्यादा इंक्रीज एंड हार्शन हुआ है, उससे लड़ने में ये जो 6 बिलियन के एसेट्स हैं ये हेल्प करेंगे। ऑल्दो बहुत ज़्यादा बड़ा वो नहीं है आपका, कुछ ऐसा बहुत बड़ा कुछ एक्सचेंज नहीं है, बट फिर भी थोड़ा तो है जो कि इतने सालों से रुका हुआ था। सो दिस वाज ऑल अबाउट यूएस एंड ईरान प्रिजनर एक्सचेंज। इसको आप कहाँ पे यूज़ कर सकते हो? सो जो अगर मेंस में आपका क्वेश्चन आता है कि जो ईरान जो है वो बहुत ज़्यादा आइसोलेट हो रहा है, तो हाँ ऐसा हो रहा है, बट डी-एस्केलेशन के भी मेजर्स लिए जा रहे हैं और उसका ये एक एग्जाम्पल है। सेकेंड, आप इस तरीके के क्वेश्चंस में इसको कोट कर सकते हो कि यूएस जो है वो अपने वापस से अपना इन्फ्लुएंस जो है वेस्ट एशिया में बढ़ाना चाहता है विद द मुस्लिम कंट्रीज़, उसका एक एग्जाम्पल ये भी हो सकता है, ठीक है। नाउ इंडोनेशिया ऑफर्स गोल्डन वीज़ा टू एंटाइज द फॉरेन इन्वेस्टर्स इन अ मूव टू वो द फॉरेन इंडिविजुअल एंड कॉरपोरेट इन्वेस्टर्स। इंडोनेशिया ने इंट्रोड्यूस किया है इनका गोल्डन वीज़ा स्कीम। गोल्डन वीज़ा उन इंडिविजुअल्स को दिया जाता है जो कि वेल्दी होते हैं और उनको एक रेसिडेंट परमिट चाहिए होता है या फिर सिटीजनशिप चाहिए होता है, ठीक है। सो ये एक इमिग्रेशन प्रोग्राम है। इसके अंडर में फॉरेन इन्वेस्टर जो हैं वो रेसिडेंशियल परमिट ले सकते हैं और बिटवीन 5 to 10 years डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब जो भी वो इन्वेस्टमेंट इंडोनेशिया में ले करके आना चाहेंगे, अगर बहुत ज़्यादा होगा तो उस कंडीशन में इंडोनेशिया उनको गोल्डन वीज़ा का स्कीम देगा, उसमें वो रेसिडेंट बन सकते हैं इंडोनेशिया के फॉर द पीरियड ऑफ 5 to 10 years, ठीक है। और उससे कुछ गाइडलाइंस है वो हमें देखने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। बस हमें याद रखना है कुछ एक गोल्डन वीज़ा का स्कीम, ये कहाँ से आया है? तो इंडोनेशिया से आया, हो सकता है प्रीलिम्स में इसका क्वेश्चन पूछ लिया जाए। इटली टू वर्क आउट ऑफ दी चाइना का BRI, तो ऐसा रिपोर्ट्स आया है, बट एट प्रेजेंट ये एक ऑफिशियल कंफर्मेशन ही है। जो जनवरी के मंथ है उसमें ये 100% कन्फर्म हो जाएगा। ऑल्दो जो इटली की तरफ से जो पेपर्स हैं वो सबमिट किए जा चुके हैं बीजिंग को कि अब इटली इज़ नॉट गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ द BRI, ठीक है। तो अगर बात करें तो जॉर्जिया मेलोनी जो आई थी G20 समिट में, उन्होंने ये रिपोर्ट किया था कि इटली जो है वो प्लान कर रहा है टू विड्रॉ फ्रॉम द BRI, दैट वाज द इनिशिएटिव द इंफ्रा प्रोजेक्ट ऑफ द चाइना, ठीक है। उस समय ये रिपोर्ट्स आया था, बट अभी COP28 का जो समिट हुआ है उसमें ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अपना डॉक्यूमेंट जो है वो BRI को सबमिट कर दिया जा चुका है बाय इटली, और ऑफिशियल जो कंफर्मेशन आएगा ये हर एक साल के अंत में और न्यू ईयर के स्टार्ट में। जो चाइना है ये अपने डॉक्यूमेंट्स रिलीज़ करता है जिसमें कि ये कंट्रीज़ को शो करता है जो उनके ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव है उनका पार्ट है। सो उस समय पता चलेगा कि हाँ इटली ने उन्हें एग्जिट कर लिया है। तो इटली इज़ दी ओनली G7 कंट्रीज़ जिन्होंने BRI को साइन किया था 2019 में, और उस समय थोड़ा ये शॉकिंग भी था। G7 की बात करें तो ये US, कनाडा, UK, फ्रांस, जर्मनी एंड इटली एंड जापान, इन सारे को मिल करके ये 7 कंट्रीज़ को मिला करके G7 का ग्रुप बनाया जाता है। एज वेल एज यूरोपियन यूनियन इज़ दी नॉन एन्यूमरेटेड मेंबर्स। इसके साथ साथ कुछ नॉन परमानेंट मेंबर भी हैं, बट नॉन परमानेंट में भी जो एक परमानेंट है डैट इज़ इंडिया, ठीक है, डैट इज़ इंडिया। इंडिया को हर एक साल G7 के समिट में इन्वाइट किया ही जाता है।
अब बात करें कि क्या ऐसे रीजंस हैं जिन्होंने पुश किया इटली को कि वो BRI को छोड़ दे। सबसे पहले तो बैकग्राउंड हमें जानते हैं कि इटली ने BRI को ज्वाइन ही क्यों किया। सबसे पहले तो जो भी रीज़न होता है, कोई भी कंट्री अपने कंट्री में दूसरी कंट्री के इन्वेस्टमेंट को क्यों आने देगा, ठीक है। सबसे पहले तो हम इसको देखते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि सबसे पहले कंट्रीज को इन्वेस्टमेंट चाहिए कि नहीं। अगर उनके कंट्री में इकोनॉमिक स्लो डाउन है तो उन्हें पैसे की ज़रूरत है। तो इटली को उस समय 2019 में 18 में उन्हें इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि 3 रिसेशन उन्होंने फेस किया था इन द लास्ट 10 ईयर्स, ठीक है। उसके साथ साथ जो यूरोपियन यूनियन के साथ भी जो इटली की गवर्नमेंट का रिलेशन है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हो रहा था, ठीक है। इस वजह से इटली ने ये डिसीजन लिया कि वो चाइना वाले ग्रुप में ज्वाइन करेगा एज द पार्ट इन BRI, जिसकी वजह से उनको लोन्स मिल सकता है फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। क्लियर है। तो ये रीजंस हम लोगों ने डिस्कस किए कि चाइना का जो BRI है इटली ने उसको क्यों ज्वाइन किया। अब हम इन रीजंस को देखते हैं कि उनको क्यों इटली जो है BRI को एग्जिट कर रहा है। तो सबसे पहले तो हर एक कंट्रीज़ का कुछ एक्सपेक्टेशंस होता है कि अगर वो किसी ग्रुपिंग को ज्वाइन कर रहा है या किसी प्रोजेक्ट को वो ज्वाइन कर रहा है तो उससे कुछ आउटकम्स मिलने की उम्मीद होती है, कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है। सो दोज एक्सपेक्टेशंस वेर नॉट फुलफिल्ड। ऑल्दो उन्होंने 2019 में ज्वाइन किया था, 4 साल बीत चुके हैं, बट एग्रीमेंट ने बहुत ज़्यादा काम नहीं किया है इटली को, ठीक है। चाइना की जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है ये भी ड्रॉप कर दे इटली में। वो $650 मिलियन थी 2019 में, और वो गिर करके सिर्फ और सिर्फ $33 मिलियन हो गई है। सो जितना इन्वेस्टमेंट बढ़ने की उम्मीद थी 90% से तो ज़्यादा भाई वो गिर चुकी है, 90% से बहुत ज़्यादा, ठीक है। इनफैक्ट द कंट्रीज़ इन्वेस्टेड मोर इन द नॉन BRI कंट्रीज़ इन यूरोप, ठीक है। इज़ वेल एज जो इटली के जो एक्सपोर्ट्स हैं चाइना को वो बढ़े हैं, चाइना के एक्सपोर्ट्स जो हैं इटली को वो भी बढ़े हैं। तो उन कंडीशंस में तो ट्रेड में वॉल्यूम्स में दोनों तरफ से इंक्रीज हुआ है, बट जो इन्वेस्टमेंट की बात करें डैट इज़ जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप की है, ठीक है। सेकेंड बात जो है वो आपकी चेंज इन जियो पॉलिटिक्स है, और मेजॉरली रीजन जो है वो यही है, ठीक है। बीजिंग G7 कंट्री ज्वाइनिंग द BRI, ये बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक विन है किसका, बीजिंग का, डैट मीन्स योर चाइना का। एंड रोम वॉकिंग आउट इन जस्ट अहेड ऑफ द 10th एनिवर्सरी, ये एक लॉस ऑफ फेस है, क्योंकि BRI जो 2013 में लॉन्च हुआ था 2023 में इसका 10th एनिवर्सरी है, ठीक है। और 10th एनिवर्सरी में जो इकलौता G7 कंट्री है जिसने BRI को ज्वाइन किया था ये उसको एग्जिट कर रहा है। सो ये तरह से एक डिप्लोमेटिक ब्रेकडाउन है चाइना का। सेकेंड, जो G7 कंट्रीज का जो ग्रुपिंग है G7 का उसको होस्ट कौन कर रहा है 2024 में, इट इज़ योर इटली, ठीक है। तो यहाँ देखो आप कि इटली हैज़ द G7 प्रेसिडेंसी नेक्स्ट ईयर, और जब वो BRI को एग्जिट करेगा तो ये बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक लॉस होगा चाइना के लिए, ठीक है। ये जो एग्जिट है ये यूरोप में जो टुवर्ड्स कॉशियस स्टैंड जो बन रहा है चाइना की ओर उसके साथ भी अलाइन करता है। US चाइना टाइज जो कि अभी तक सही थे, ट्रेड टॉक सही है, सभी चीज़ सही है, बट जो इन्वेस्टमेंट का पर्सपेक्टिव से है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट और चाइना में या फिर US और चाइना में नहीं है, ठीक है। इससे साथ साथ चाइना को व्लादिमीर पुतिन का जो सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा मिला है आफ्टर दी रशिया यूक्रेन वॉर, क्योंकि रशिया को आइसोलेट किया जा रहा है, और जो एक मेजर कंट्री जो 100% रशिया के साथ खड़ा है वो आपका चाइना है, ठीक है। 2023 के अप्रैल में क्या होता है कि यूरोपियन यूनियन चाइना कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट ऑन इन्वेस्टमेंट इसको ये कोलैप्स हो जाता है। इससे साथ साथ जो 2 कंट्रीज़ हैं एस्टोनिया एंड लातविया, ये 17+1 जो ग्रुपिंग है इसको एग्जिट कर देती है, और 2021 में लिथुवेनिया ये भी एग्जिट कर देता है किसको, आपके BRI को, ठीक है। द पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। रिसेंटली द वेस्ट अमाउंट ऑफ दिस ओन इनिशिएटिव ऑफ फंडिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड इन द फॉर्म ऑफ PGII, और ये जो है ये जो PGII है ये वेस्ट के द्वारा लाया गया प्राइमरली बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एंड इंडिया इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस ग्रुपिंग।
ये ग्रुपिंग में क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको लोन दिया जाएगा एंड इट इज़ अ काउंटर टू BRI। इसकी वजह से भी इटली ने हो सकता है ये सोचा होगा कि हम इस ग्रुपिंग का पार्ट बन जाएंगे और हम हमारे जो आइडियोलॉजिकल कंट्रीज़ हैं उनके साथ पार्टनर करके, लाइक माइंडेड कंट्रीज़ के साथ पार्टनर करके हम अपने ग्रुपिंग को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि डेब्ट ट्रैप जो चाइना का है ये भी बहुत ही इनफेमस हो चुका है अराउंड द वर्ल्ड। सो नाउ द रीज़न कम्स कि सारे कंट्रीज इस तरीके से अगर एग्जिट कर रहे हैं, सो वाई द वर्ल्ड इज़ वरीड अबाउट द BRI। जो मैंने अभी आपको जो टर्म बताया, डैट इज़ योर डेट ट्रैप डिप्लोमेसी। इसकी वजह से जो तर्क है चाइना का, उससे नीचे बहुत सारे कंट्रीज वहाँ दब रहे हैं, ठीक है। वहाँ एज वेल एज वहाँ जो चाइना में ह्यूमन राइट वायलेशंस हो रहे हैं उसमें भी बहुत सारे लोग चुप हैं। टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स जो साउथ चाइना सी में है उसमें भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। सो इन कंट्रीज़ का साइलेंट होने का रीज़न क्या है? तो सबसे पहले जो भी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है उसमें भी लोग शांत है। सेकेंड, साउथ चाइना सी पे जो डिस्प्यूट्स है चाइना के यूनिलैटरल क्लेम है उसमें भी लोग शांत है। इसका रीज़न ये है कि कंट्रीज़ जो हैं वो डेट ले लेती हैं बाय बीइंग द पार्ट ऑफ BRI, ठीक है। ये जो लोन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट पे होते हैं, ठीक है। उसके बाद से जो दर्द यहाँ से शुरू होता है कि उन कंट्रीज़ में इकोनॉमिक ग्रोथ जितना एक्सपेक्टेड होता है उससे बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, ठीक है। उसकी वजह से वो टाइम पर अपना जो लोन है उसको रीपे बैक नहीं कर पाती है चाइना को। उस रीज़न की वजह से वो एक टर्म है डैट इज़ योर इकोनॉमिक इम्पीरियलिज्म, वो जो चाइना असर्ट करना चाह रहा है अराउंड द वर्ल्ड उसमें फंसते जा रही है। 2011 में क्या हुआ था कि तजिकिस्तान ने लोन लिया था चाइना से, उसको रीपे बैक नहीं कर पाया, सो उसने डिस्प्यूटेड टेरिटरी अलेजेडली चाइना को दे दिया टू रोट ऑफ द अनडिस्क्लोज्ड डेट, ठीक है। सो इट इज़ अ न्यू फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक इम्पीरियलिज्म एंड चाइना इज डूइंग बिकॉज इट वांट टू एक्सपैंड इट्स मिलिट्री प्रेजेंस अराउंड द वर्ल्ड। BRI इन इंडिया की बात करें, सो BRI को इंडिया ने नहीं ज्वाइन किया है और चाइना की तरफ से एक रिक्वेस्ट आई थी कि आप भी इसका पार्ट बनो, बट इंडिया जो है चाइना के जो रिक्वेस्ट है उसको इंडिया ने रिजेक्ट किया। रीज़न दैट कि इंडिया एक्सेप्ट नहीं करता है चाइना का जो डोमिनेंस है अराउंड द वर्ल्ड। सेकेंड ये है कि पाकिस्तान ने उसको ज्वाइन किया एंड चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ये पास होता है गिलगिट बाल्टिस्तान से, विच इज़ अ पार्ट ऑफ ऑक्यूपाइड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर एंड इट इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। और अभी जो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड 2 बिल्स पास हुए हैं उसमें भी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को 24 सीट्स रिजर्व्ड रखे गए हैं, ठीक है। सो इन सारे रीजंस की वजह से इंडिया ने BRI को ज्वाइन नहीं किया। सो दिस वाज ऑल अबाउट BRI और इटली ने क्यों BRI छोड़ने का फैसला लिया है। नाउ अब हम आते हैं स्टेपल्ड वीज़ा रो पे, जो कि एशियन गेम्स में हुआ इंडिया के साथ। सो 3 एथलीट्स हैं, मार्शल आर्ट्स एथलीट्स हैं, वो अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करते थे। सो उनको वीज़ा जो है वो ड्रॉप कर दिया गया बाय चाइना। आप जान रहे हो एशियन गेम्स 2023 है जिसमें इंडिया ने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया, ठीक है। उसमें 3 एथलीट्स हैं, उनको वीज़ा नहीं दिया गया बाय चाइना क्योंकि वो बिलोंग करते थे अरुणाचल प्रदेश से, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश को चाइना जो है वो अपना पार्ट मानता है, इसी के लिए वो नॉर्मल वीज़ा पाकिस्तान जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को एज वेल एज अरुणाचल प्रदेश के लोगों को वो स्टेपल वीज़ा देता है, जिसमें कि वो उनके पासपोर्ट पे एक पेपर अटैच कर देता है विद द हेल्प ऑफ अ स्टेपलर, और फिर वो जब एग्जिट करते हैं चाइना से तो उस पेपर को वापस रख लिया जाता है। डैट इज़ योर स्टेपल्ड वीज़ा। तो सबसे पहले हम स्टेपल्ड वीज़ा को अच्छे से देख लेते हैं। स्टेपल्ड वीज़ा इज़ सिंपली एन अनस्टैम्प्ड पीस ऑफ पेपर और उसको अटैच किया जाता है बाय ए पिन और स्टेपल्स टू द पेज ऑफ द पासपोर्ट और उसको डिटैच कर लिया जाता है, ठीक है। ये डिफरेंट होता है फ्रॉम द रेगुलर वीज़ा, क्योंकि जो रेगुलर वीज़ा होता है वो अफेक्स होता है पासपोर्ट का बाय द इशूइंग अथॉरिटी एंड स्टैम्प। स्टेपल वीज़ा इशूड बाय चाइना। सो चाइना ने इंडियन नेशनल हु बिलोंग टू द स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर उसके लिए ऐसा प्रावधान रखा है क्योंकि वो मानता है अरुणाचल प्रदेश चाइना का पार्ट है एंड जम्मू कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ठीक है।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पोजीशन को एक्सेप्ट करने में रिफ्यूज़ करती है, बट फिर भी चाइना ऐसा करता है। चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के लिए स्टेपल वीज़ा 2000 से स्टार्ट कर दी और जम्मू कश्मीर के लिए 2009 से। चाइना क्लेम करता है अरुणाचल प्रदेश को एज अ पार्ट ऑफ देयर टेरिटरी, एंड जम्मू कश्मीर को बोलता है कि वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, सो इसलिए वो नहीं कर पाएगा। सो हुआ क्या कि एशियन गेम, जिसको एशियाड भी बोला जाता है, ये एक मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है जिसमें जो हर एक 4 साल पे होता है, जस्ट एज वर्ल्ड कप। सो ये सेकेंड लार्जेस्ट मल्टी स्पोर्ट इवेंट है आफ्टर ओलंपिक्स। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ये इसको ऑर्गेनाइज करता है, एंड देयर आर 45 पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज, और इसका 19th एडिशन जो है वो हांगझाऊ चाइना में हो रहा था, जिसमें इंडिया ने भी पार्ट किया और इंडिया ने बहुत सारे मेडल्स लाए। अपने हिस्टोरिकली सबसे बेहतरीन साल जो था वो 2023 का ही था। 2018 में इंडोनेशिया में इसको हेल्ड किया गया, एंड फर्स्ट एशियन गेम्स जो हुआ था वो न्यू दिल्ली में हुआ था, जिसमें 11 पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज थे, एंड वो जापान इंक्लूडिंग दी जापान। सो यही रीज़न था, उसकी वजह से जो अनुराग ठाकुर है उनका विजिट था चाइना को, उन्होंने उसको कैंसिल आउट कर दिया। सो ये था स्टेपल्ड वीज़ा का रोल, जिसमें आप सिर्फ इतना जानो कि स्टेपल्ड वीज़ा में जो अरुणाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर के जो रेसिडेंट हैं उनको स्टेपल्ड वीज़ा दिया जाता है इन प्लेस ऑफ रेगुलर वीज़ा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक एंड इंटरनेशनल रिलेशन। ये खत्म होता है, उसके बाद डिफेंस एंड सिक्योरिटी है, जो हम नेक्स्ट फर्दर वीडियोस में देखेंगे। ठीक है, आप एक बात का जवाब दो। सो जिस तरीके से स्टेपल्ड वीज़ा को चाइना स्टेपल वीज़ा को चाइना पॉलिटिक्स चमकाने में, जियो पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करने में यूज़ करता है, क्या उस तरीक़ा से इंडिया भी पॉलिटिसाइज नहीं कर सकता है गेम्स को? आई वुड से 100% कर सकता है। जो भी तिब्बत के रीजन से जो लोग आ रहे हैं, उन सारे लोगों को इंडिया भी इस तरीके से प्रावधान कर सकता है कि कोई स्टेपल वीज़ा का स्कीम निकाले। हम क्यों किसी कंट्री को प्रिविलेज दे जब वो हमें नहीं दे पा रहे हैं? तो इस तरीके का आई थिंक इंडिया को स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। दिस इज़ हाई टाइम। सो दिस इज़ इट। आप बताना आपको लेक्चर कैसा लगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू आर देयर टिल दी एंड, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पेशेंट इन दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अच्छे से प्रिपेयर करो। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।